दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं ना जिस लड़के की, यकीन मानिए ये बहुत बड़ी एक मैसअप है और हो सकता है आपको ये पूरी स्टोरी समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की कि इस लड़के के साथ आखिर हुआ क्या था। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केस पूरा अनसॉल्व्ड है। आज 2022 चल रहा है और आज भी टाइलर स्टाइस नाम का ये लड़का इस दुनिया से लापता है। आखिर ये कहाँ गया, कैसे दुनिया की नजरों से ये एक ही झटके में गायब हो गया और वो भी बिना किसी सबूत के। और हम जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतने ही सवाल और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। पूरी खिचड़ी इस केस में पकी हुई है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, सो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक को ध्यान से समझिएगा। दिन था 21 जून 2016 का। जब ये लड़का सुबह सुबह उठा, इसने अपने लिए नाश्ता बनाया और साथ ही थोड़ा बहुत नाश्ता पैक किया और अपने घर से अपने काम के लिए निकल गया। लेकिन वो अपने काम पर कभी पहुंचा ही नहीं और जस्ट गायब हो गया। बेशक उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए, लेकिन उससे ज्यादा कोई चिंतित था तो इस लड़के की बहन। लेकिन ये सब क्या चल रहा था, इसके बाद बहुत सारी चीजें घटी। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये कहानी यकीन मानिए बहुत ज्यादा डार्क है, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 1996 में टाइलर स्टाइस नाम के इस लड़के का जन्म हुआ। इसके माता पिता का नाम रॉबर्ट ब्रायन और स्टेफनी ब्रायन था। लेकिन यहाँ स्टेफनी की पहली शादी नहीं थी, स्टेफनी की एक और पहले शादी हो चुकी थी और उससे उसको एक लड़की थी जिसका नाम जेसिका था। और यकीन मानिए जेसिका की अपने परिवार में किसी और के साथ बने या ना बने, लेकिन टाइलर स्टाइस के साथ बहुत ज्यादा बनती थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि स्टाइस फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी, सभी बढ़िया खुश रहते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों और दोस्तों ने बताया कि टाइलर बहुत ज्यादा शर्मीला इंसान था। वो वैसे अपने परिवार के बहुत क्लोज था, लेकिन उनके अलावा वो कभी किसी से बात करता हुआ नहीं दिखा। आप कभी भी उसके बारे में जानेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो लड़का हमेशा अंदर बैठकर अपना वीडियो गेम्स वगैरह खेलता रहता था, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था और कभी किसी को अपना आस पड़ोस में दोस्त नहीं बनाया। लेकिन इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी उसका काफी चीजों में इंटरेस्ट था, जैसे कि फोटोग्राफी करना और आर्ट वगैरह क्रिएट करना। म्यूजिक में उसका काफी अच्छा इंटरेस्ट था और यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में म्यूजिक बैंड का हिस्सा भी था। अब स्कूल की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि उसके टीचर्स ने बताया कि ये लड़का बहुत होनहार था। कभी किसी से इसने लड़ाई वगैरह नहीं की, कभी किसी के सामने ऊंचा नहीं बोला, इसके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते थे और सब कुछ वेल परफेक्ट था। दिखने में आपको ये सब कुछ एक आइडियल कंडीशन लग रही है, एक अच्छा परिवार दिख रहा है, एक अच्छा लड़का दिख रहा है, लेकिन जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं। सन 2015 में उसने एक वहीं के कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया। उसका बहुत बड़ा सपना था कि वो पुलिस के लिए ड्रोन्स वगैरह उड़ाएगा और आगे चलकर वो इसी में अपना फ्यूचर बनाने वाला था। लेकिन इस सब को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था। अब पैसा वो अपने माता पिता से ले नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उससे उसके घर में रहने का ही किराया लिया करती थी। इनफैक्ट उसके पास खुद की एक फोर्ड मस्टैंग थी और वो जहां भी जाता था यकीन मानिए इस फोर्ड मस्टैंग को ही लेकर जाता था। और कहा जाता है कि उसने कभी अपनी फोर्ड मस्टैंग पर एक रेत का कण भी नहीं लगने दिया। हमेशा वो उसको चकाचक क्लीन रखता था। जब स्टेफनी से इसके बारे में पूछा गया कि वो अपने ही बेटे से रेंट क्यों लेती है, तो यहाँ उसने बताया कि वो अपने बेटे को पैसों की वैल्यू समझाना चाहती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि जाओ बाहर से कमा कर लेके आओ। बेशक हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी हमारे बेटे को पैसों की वैल्यू का पता होना चाहिए, इसलिए मैं उससे कहती हूँ कि कमा कर लाओ और मुझे रेंट दो। मई 2016 में यहाँ 2-3 जॉब्स बदलने के बाद वो एक फर्नीचर के स्टोर में काम करने लगा और वहीं पर अपना आर्ट वगैरह का पैशन भी दिखाने लगा। वो अलग अलग तरह के फर्नीचर्स वगैरह बनाता था और काम यहाँ उसका अच्छा चल रहा था। लेकिन यहाँ उसने सिर्फ 1 महीना ही काम किया, क्योंकि अगले महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था और आज भी लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या था। दिन था 19 जून 2016 का, जब उसने अपना स्टोर का काम वगैरह खत्म किया, अपनी फोर्ड मस्टैंग में बैठा और घर जाने के लिए निकला। लेकिन वो घर पहुंचा ही नहीं, बल्कि घर पहुंचने से पहले वो बीच में ही एक गन स्टोर में रुका। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में बंदूकें ऐसे मिलती हैं जैसे सेब संतरे खरीद रहे हों। यकीन मानिए वहां आपको गन्स वगैरह लेने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती और जस्ट वहां स्टोर्स बने हुए हैं और आप पैसा देकर वहां बंदूकें खरीद सकते हैं। और ऐसा ही काम अब टाइलर करने वाला था। घर जाने से पहले वो एक गन स्टोर में रुका और अंदर गया और अंदर जाकर उसने एक शॉटगन खरीदी। लेकिन उसने यहाँ शॉटगन तो खरीद ली थी, लेकिन उसकी गोलियां नहीं खरीदी। उसका मानना था कि यहाँ वो गोलियां किसी और दुकान से लेगा। ये बातें उस दुकानदार ने ही कही, क्योंकि वो दुकानदार उस टाइम पर उसको इस बंदूक की गोलियां भी बेच रहा था। लेकिन उसने उस गोलियों को लेने से मना कर दिया और कहा कि वो गोलियां किसी और शॉप से लेगा। बेशक इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन टाइलर के लिए ये चीज बहुत अजीब थी।
क्योंकि वो ना ही कभी कहीं बाहर घूमने वगैरह जाता था जंगलों में और ना ही कभी वो शिकार पर निकलता था, तो उसने ये बंदूक क्यों ली थी। टायलर ने बंदूक खरीदी है तो जरूर उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। खैर, वो अपनी बंदूक लेकर अपने घर पहुंचा और जस्ट अपने बेडरूम में चला गया। रात होते होते वो खाना खाने के वापस बाहर निकलता है और खाना वाना खाकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। दिन आया 20 जून 2016 का। अब यहाँ पर फिर से उसे सुबह सुबह काम के लिए निकलना था, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार टायलर ने काम से छुट्टी ली। अब उसकी माँ ये चीज़ देखकर बहुत हैरान थी कि उसने काम से छुट्टी क्यों ली है, तो वो अपने बेटे से पूछने के लिए गई कि टायलर तुमने आज काम से छुट्टी क्यों ली है। तो यहाँ उसने बताया कि माँ मेरा आज जाने का मन नहीं है और मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो मैं आज काम पर नहीं जा रहा। तो ये चीज़ बहुत आम है, खुद को टाइम देना भी जरूरी है। तो यहाँ स्टेफनी को लगा कि ठीक है, अगर वो खुद को टाइम देना चाहता है तो देने दो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और यहाँ स्टेफनी ने कहा ठीक है, तुम आज आराम से बैठो अपने कमरे में और जो तुम्हें करना है करो। दोपहर होते होते वो खाना खाने के लिए बाहर निकलता है और खाना वाना खाकर वो कुछ घंटों के लिए बाहर घूमने जाता है, वापस आता है और शाम वो पूरी अपने पिता के साथ बिताता है, बातें वगैरह करता है घर पर बैठकर ही। और रात होते ही वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। और यहाँ तक भी किसी को अजीब नहीं लग रहा था टायलर के अंदर, सभी इस चीज को नॉर्मल मान रहे थे और जस्ट अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। खैर, अगली सुबह हुई और 5:30 बजे टायलर उठा। उठने के बाद उसने अपना खुद का नाश्ता वगैरह बनाया, सैंडविच वगैरह बनाई और 2 सैंडविच उसने अपने साथ पैक कर ली, क्योंकि उसे अब काम पर निकलना था, स्टोर पर जाना था उसी फर्नीचर वाले। और वो अपनी माँ को कहकर निकलता है कि हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। तकरीबन 7 बज चुके थे और वो 7 बजे अपना घर छोड़ता है। उसने अपनी फोर्ड मस्टैंग उठाई और वो जस्ट अपने स्टोर के लिए निकल गया। लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता था कि वो टायलर को अंतिम बार देख रहे हैं। जी हाँ, अंतिम बार। दोपहर हुई। दोपहर होते होते फर्नीचर स्टोर से वही फोन आता है टायलर की माँ को और यहाँ स्टेफनी बताती है कि टायलर तो सुबह सुबह ही काम के लिए निकल गया था। और यहाँ वो स्टोर का मालिक बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, 2 दिन हो चुके हैं, आपका टायलर अभी तक काम पर नहीं आया। अगर उसे काम नहीं करना है तो मुझे बता दे, मैं किसी और को रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ अब चिंतित हुई स्टेफनी। सभी को यहाँ लग रहा था कि टायलर तो एक पंक्चुअल लड़का है, वो कभी अपने काम से ऐसे लेट नहीं होता और कभी ऐसे छुट्टी नहीं लेता, सिर्फ एक दिन ली थी। और सभी अब यहाँ चिंतित हो चुके थे टायलर को लेकर कि टायलर आखिर है कहाँ। सभी ने उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। टायलर का परिवार इधर उधर उसे ढूंढ रहा था और टायलर की माँ स्टेफनी ने सोचा कि क्यों ना उसके किसी दोस्त से बात की जाए और पूछा जाए कि आखिर टायलर है कहाँ। लेकिन किस दोस्त से, क्योंकि टायलर का कोई दोस्त ही नहीं था। लिटरली टायलर का कोई दोस्त नहीं था उसके किंगमैन शहर में। हो सकता है उसका कोई ऑनलाइन दोस्त हो, क्योंकि वो सारा दिन ऑनलाइन बैठा रहता था। लेकिन ऑनलाइन भी किससे पूछे, स्टेफनी किसी को नहीं जानती थी। अब यहाँ अंतिम ऑप्शन था स्टेफनी और ब्रायन के पास कि वो पुलिस के पास जाए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि पुलिस वाले वहाँ 48 घंटे से पहले किसी की भी गुम होने की रिपोर्ट नहीं लिखते थे। और यहाँ अब इस वजह से टायलर का परिवार बहुत चिंतित हो चुका था। अब सोचकर देखिए यार, कितनी दिक्कत वाली बात हो जाती है जब किसी के घर का परिवार का मेंबर गायब हो और पुलिस वाले कहें कि आप इंतजार करो, उसके बाद ही हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। दिल पर क्या बीतती है, मन में कितनी बेचैनी रहती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जितना ज्यादा टाइम बीतता रहेगा उतने ही कम चांसेस हो जाते हैं किसी खोए हुए इंसान के मिलने के लिए। खैर, अब दिन बीते और बीच में ही पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली और 25 जून 2016 का दिन आ गया जब फाइनली एक खबर मिली टायलर के परिवार को। जी हाँ, यहाँ टायलर की फोर्ड मस्टैंग को पुलिस ने ट्रेस कर लिया था, जो कि हुला पाई माउंटेन ट्रेल के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई थी। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे टायलर खुद यहाँ पर आया है, उसने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी है और पास ही बने पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए निकल गया हो। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कतें थी और वो दिक्कत ये कि उसे पहाड़ों पर चढ़ना ही नहीं आता था, क्योंकि ये पहाड़ बिल्कुल सीधे खड़े थे और टायलर का यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहाड़ों पर चढ़ने का। और ना ही उसे ऐसे ऐसे काम करना पसंद था। वो हमेशा घर के अंदर रहने वाला लड़का था। जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी वो इलाका पूरा जंगली था। जी हाँ, बिल्कुल जंगली। और यहाँ कोई गाड़ी इसलिए रोकता है या तो उसे यहाँ चढ़ाई वगैरह करनी हो या फिर आसपास का फोटो वगैरह क्लिक करना हो। अगर फोटो वगैरह क्लिक करनी हो तो बंदा फोटो वगैरह क्लिक करके यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ रात को रुकने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं है। कोई यहाँ पर होटल नहीं है, कोई यहाँ पर कैंप नहीं लगा सकता, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। इस वजह से पुलिस ने अब इस गाड़ी की ही जांच करने की सोची और देखने लगी कि क्या पता इस गाड़ी से ही उन्हें कोई क्लू मिल जाए। और सबसे पहली यहाँ अजीब बात ये लगी पुलिस को कि ये गाड़ी अभी तक इतनी साफ सुथरी क्यों खड़ी है। जी हाँ, अगर वो 21 जून को गायब हुआ था और ये गाड़ी 25 जून को यहाँ मिली है तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ी बहुत तो मिट्टी इसके ऊपर चढ़ी होनी चाहिए थी। लेकिन यकीन
मानिए ये बिल्कुल नई की तरह शाइन कर रही थी, जिसका साफ मतलब ये था कि हो ना हो इसे हाल ही में यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। दूसरी अजीब चीज ये थी कि गाड़ी के अंदर कोई भी टाइलर से जुड़ा हुआ सामान उन्हें नहीं मिला। वो अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपनी चाबियां सब कुछ साथ ले जा चुका था, लेकिन कुछ चीजें थी जो अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद थी। जी हाँ, उसका कैमरा अभी भी डिग्गी में पड़ा हुआ था और उसका लैपटॉप का बैग भी अभी भी डिग्गी में ही था, लेकिन उसके अंदर लैपटॉप मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ एक और बहुत अजीब चीज पुलिस को इस गाड़ी में मिली और वो था एक चाय का कप। लेकिन ये चाय का कप पीछे वाली सीट पर मौजूद था। पीछे वाली सीट के जो दरवाजे होते हैं उनमें से एक दरवाजे के जो कप होल्डर होते हैं उसके अंदर रखा हुआ था। सबसे पहली बात यहाँ परिवार को अजीब ये लगी कि ये चाय का कप इस गाड़ी में कर क्या रहा है, जबकि आज तक कभी टाइलर स्टाइस ने चाय को छुआ तक नहीं था। और दूसरी बात, ये चाय का कप गाड़ी में पीछे वाली सीट पर क्यों है? क्या यहाँ टाइलर पीछे बैठकर चाय पी रहा था? यानी कि अगर वो पीछे बैठकर चाय पी रहा होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी उसकी कोई और चला रहा होगा, या फिर कोई था साथ में टाइलर के जो इस चाय के कप को पी रहा होगा। पुलिस ने तुरंत इस कप का डीएनए मैच करवाया और बिल्कुल साफ तौर पर पता लग गया कि हो ना हो टाइलर ने ही इस चाय के कप से चाय पी है, क्योंकि उसके ऊपर उसके सलाइवा के निशान मौजूद थे और वो डीएनए परफेक्टली टाइलर के साथ मैच हुआ। लेकिन फिर से सवाल यही है कि पीछे वाले दरवाजे पर क्यों? क्योंकि वो तो अकेला था, तो आगे वाले सीट पर उसको बैठकर पीनी चाहिए थी। पीछे वो क्या कर रहा था? खैर, अब पुलिस ने उस कैमरा को चेक किया जिसके अंदर कुछ फोटोज मौजूद थी, और जब पुलिस ने ध्यान से उन फोटोज को, नंबर्स को देखा तो यहाँ पता चला कि कुछ फोटोज हैं जो यहाँ डिलीट की गई हैं इस कैमरे के मेमोरी कार्ड से। और जब पुलिस ने इन फोटोज को टाइलर के परिवार को दिखाया तो ये पता चला कि ये जो फोटो डिलीट की गई हैं उनमें से कुछ फोटोज टाइलर और उसकी माँ स्टेफनी के साथ की थी। वो बिल्कुल नॉर्मल सी फोटो थी और उसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन यहाँ ये फोटोज डिलीट क्यों की गई थी? अब यहाँ जेसिका, टाइलर की बहन, सामने आती है और वो बताती है कि टाइलर कहीं भी जाता था तो वो अपना कैमरा हमेशा साथ लेकर जाता था। तो यहाँ वो अपना कैमरा गाड़ी में ही कैसे छोड़कर आगे बढ़ गया? वो कभी अपना कैमरा पीछे नहीं छोड़ता था। खैर, आने वाले दिनों में पुलिस ने इस जंगली इलाके में अपने ट्रेन डॉग्स को भेजा जो यहाँ टाइलर की सुगंध का पीछा करके उसे ढूंढ सकते थे, और यहाँ उन डॉग्स ने अपना काम किया। डॉग्स उसकी स्मेल का पीछा करते करते, उसके पैरों के निशान से उठने वाली स्मेल का पीछा करते करते जंगल के अंदर जो कच्चा इलाका था उसके अंदर से पुलिस को आगे लेकर जाने लगे। पर यहाँ एक दिक्कत ये थी, जिस रास्ते पर ये डॉग्स चल रहे थे उस रास्ते पर कोई बिना हाइकिंग वाले सामान के कोई चल ही नहीं सकता। यहाँ पुलिस वाले खुद अपना पूरा तामझाम लेकर यहाँ चल रहे थे। उनको खुद बहुत थकान हो रही, और ये यकीन करना बिल्कुल मुश्किल है कि यहाँ कोई अपने नॉर्मल जूतों में कोई चल सकता होगा। उस जंगल में एक कच्चा सा मेन रोड भी बनता था और डॉग्स जो थे इस मेन रोड पर आकर रुक गए। यकीन मानिए, इससे आगे उनको टाइलर की कोई स्मेल नहीं मिली। एक ही दम से उसकी जो स्मेल थी यहाँ टाइलर की, वो कैसे गायब हो गई? क्यों उसे कुत्ते ट्रेस नहीं कर पा रहे थे? क्या यहाँ पर कोई टाइलर को लेने आया था गाड़ी वगैरह में या फिर किसी और साधन में? कैसे उसकी स्मेल एक ही झटके में यहाँ से गायब हो सकती थी? यहाँ एक और बात पुलिस को पता लगी कि 21 जून 2016 के दिन सुबह 7:30 बजे वो अपने फर्नीचर स्टोर आया था, लेकिन अंदर नहीं घुसा। वो जस्ट उस फर्नीचर स्टोर के सामने से निकल गया, क्योंकि उसकी गाड़ी जो थी वो यहाँ अंदर मौजूद लोगों ने देखी थी। लेकिन यहाँ कोई ये नहीं देख पाया कि वो खुद गाड़ी चला रहा था या फिर कोई और उसके साथ मौजूद था जो यहाँ ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हो। अब यहाँ पुलिस को अंत में एक ही क्लू दिख रहा था और वो था टाइलर की गाड़ी। टाइलर की गाड़ी का एक पूरा फोरेंसिक चेक। अब यहाँ ये फोरेंसिक चेक करने के बाद भी पुलिस को यकीन मानिए कुछ नहीं मिला टाइलर की कार से। अब अंत में पुलिस के पास एक ही चीज बचती है और वो है घर के अंदर का ही कोई मेंबर था जिसने टाइलर को गायब करने में हो सकता है उसकी मदद करी हो या फिर उसको गायब किया हो। अब यहाँ पुलिस का सारा शक इस परिवार के ऊपर आ गया और यकीन मानिए यहीं से स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क और ज्यादा डार्क बनती जाती है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बहुत हैरान कर देने वाला था। सो आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। स्टेफनी और ब्रायन दोनों को ही पुलिस स्टेशन बुलाया गया और यहाँ उनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया और जस्ट उन दोनों ने पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर दिया और जस्ट उन्हें छोड़ दिया। मतलब कि वो यहाँ अब इस केस में क्लीन चिट पा चुके थे। जिसके बाद यहाँ पुलिस ने टाइलर की ऑनलाइन जिंदगी को चेक किया और देखा कि वो किस किस से बात करता है। हो सकता है उसने किसी से मिलने का ठाना हो, लेकिन यहाँ पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ टाइलर ने कुछ डेटिंग एप्स पर भी अपना अकाउंट बना रखा था, लेकिन
ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे वो इतनी ज्यादा बातें करता हो कि उसने उसके साथ मिलने वगैरह का प्लान बनाया हो। अब यहाँ पुलिस के हाथ फिर से खाली थे, पर फिर भी उनको कोई तो स्टोरी यहाँ इस केस को देनी ही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब स्टोरी बनाई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि टायलर अपने घर से भाग गया है और उसने जरूर किसी गे लड़के के साथ शादी कर ली है। क्या बकवास थी? क्या उनके पास इस बात के कोई सबूत थे? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने ये बकवास अपने मुंह से कैसे निकाली? धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 1 साल के आसपास हो गया। यहाँ टाइलर की बहन जेसिका ने फेसबुक पर एक पेज बनाया, फाइंड टाइलर। और यकीन मानिए, मुझे भी इस कहानी के बारे में पूरा सच इसी पेज से पता चला। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप खुद जाकर वहां टाइलर के बहन की पोस्ट वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि वही थी जो इस केस में अंत में इंटरेस्ट दिखा रही थी। यहाँ उसकी माँ, उसका बाप और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इस केस से पूरा अपना इंटरेस्ट खो चुके थे। पर ऐसा कैसे हो सकता था? 1 साल हुआ है घर के लड़के को गुम हुए और सभी इतने नॉर्मल कैसे हो सकते थे, सिर्फ एक जेसिका को छोड़कर। खासकर उसकी माँ जो थी वो इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती थी? और यहाँ जेसिका ने ही अब अपने परिवार का काला सच दुनिया के सामने रखना शुरू किया। यहाँ उसने सबसे पहले बताया कि उसका पिता ब्रायन ही है जिसने अपनी ही बेटी यानी कि जेसिका के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद ब्रायन की हिस्ट्री को मैंने खंगाला तो मुझे पता चला कि ब्रायन पहले भी इसी जुर्म में 2 बार सजा काट चुका है। जी हाँ, वो पहले एक बार 16 सालों की जेल में सजा काट चुका है, क्योंकि उसने फर्स्ट डिग्री सेक्सुअल असॉल्ट किया था एक और लड़की के साथ। इसके अलावा एक बार और उसे 2 सालों की सजा मिली थी जब उस पर एक लड़की ने मोलेस्टेशन का केस डाला था। अब यहाँ जेसिका को शक हो चुका था कि हो ना हो उसके पिता ब्रायन का ही हाथ है यहाँ टाइलर को गायब करने में, और हो सकता है उसकी माँ स्टेफनी भी इस पूरे कांड में शामिल हो, क्योंकि 2 बार अपने ही पति के ऊपर ऐसा ब्लेम लगने के बाद भी वो अभी तक उसके साथ थी और उसका साथ भी दे रही थी, जबकि उसे अच्छे से ही पता था कि उसके पति ने ही उसकी बेटी जेसिका के साथ क्या किया था। यहाँ अब जेसिका जो थी वो एक अंडरकवर एजेंट बन चुकी थी इस केस के लिए। वो जब भी अपने घर जाती वो एक स्टिंग ऑपरेशन करती अपने ही माता पिता का। जी हाँ, वो कई बार टाइलर के कमरे में जाती और एक दिन जैसे वो टाइलर के कमरे में गई, उसे टाइलर का कमरा पूरा बदला हुआ दिखाई दिया। उसे रीपेंट किया जा चुका था, उसका सारा सामान जो था वो बाहर निकालकर कबाड़ में बेचा जा चुका था और ऐसा मान लिया गया था कि वो टाइलर अब कभी वापस अपने इस कमरे में नहीं आएगा। कैसे कोई माँ बाप 1 ही साल के अंदर उम्मीद छोड़ सकते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया से गायब हो चुका है और वो कभी मुड़कर अब इस घर में नहीं आएगा। इसलिए तो उन्होंने इस कमरे को वापस पेंट करवा दिया था और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसकी जो चीजें थी वो उठाकर बेच दी गई थी। और यहाँ तक कि जो टाइलर की फोर्ड मस्टैंग थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो अब उसके पिता ने अपने हाथों में ले ली थी और वही उसे दिन रात पेलता था। यहाँ जेसिका की अपनी जिंदगी थी, वो शादीशुदा थी, उसका एक खुद का छोटा सा लड़का था और वो भी किंगमैन में ही एक दूसरे घर में रहा करते थे। यहाँ 2013 में जेसिका के साथ बहुत बुरा हुआ। जी हाँ, उसके घर में साफ सफाई करने वाले लोग वहाँ आए और साफ सफाई करने के बाद उसके घर का दरवाजा जो था वो खुला छोड़ गए और यहाँ दरवाजा खुला छूटते ही किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका सिर्फ 2 साल का जो बेटा था वो उस दरवाजे से बाहर निकला और सामने ही मौजूद पूल में जा गिरा और पूल में गिरते ही उसकी डूबने से वहीं मौत हो गई और यहाँ अब जेसिका टूट चुकी थी। अब सोचकर देखिए, यहाँ जेसिका के 2 साल का बेटा मर चुका था और यहाँ उसके दुख से वो घर घर जाकर सभी को अवेयर कर रही है कि अपने बच्चों का ध्यान रखो और पूल्स वगैरह से इनको दूर रखो, जबकि यहाँ टाइलर की माँ स्टेफनी उसके सामान को बेच रही है और ऐसा प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ सिर्फ जेसिका को छोड़कर सभी ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सभी इस केस को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, बस कुछ भी हो ये केस यहीं दब जाए। लेकिन जेसिका को बाद में पता चला कि जो इस केस का आईओ था यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो स्टेफनी का अच्छा दोस्त था। अब आप सोचकर देखिए, स्टेफनी टाइलर की माँ और इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसका अच्छा दोस्त, और यहाँ टाइलर का बाप ब्रायन, उसका तो कहना ही क्या, वो तो पुराना पापी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि यहाँ पुलिस ने क्यों ब्रायन को ऐसे ही क्लीन चिट दे दी, उसके साथ अच्छे से पूछताछ क्यों नहीं करी, जबकि वो पुराना एक हिस्ट्री शीटर रहा है। अब जैसे ही जेसिका के माँ को यानी कि स्टेफनी और ब्रायन को ये पता चला कि जेसिका उनके जो सच है वो दुनिया के सामने खोल रही है, तो यहाँ उन्होंने जेसिका को अपने घर बुला लिया और उसे समझाना शुरू किया कि टाइलर अब कभी वापस नहीं आने वाला। और ये चीज़ भी जेसिका ने दुनिया के सामने रखी और यहाँ जेसिका को उसकी माँ ऐसी ऐसी दवाइयाँ अब देने लगी जिसकी उसे कभी जरूरत भी नहीं थी। जी हाँ, ऐसी भयंकर नशे की दवाइयाँ जेसिका को उसकी माँ उसके खाने में मिलाकर देने लगी, जिससे जेसिका अब पूरा दिन सिर्फ सोती ही रहती थी। अब यहाँ एक और बहुत बड़ी घटना इस केस में हुई।
2018 का अंत होते होते यहाँ जेसिका, जो अकेली इस केस में सच्चे दिल से लगी हुई थी, उसको अपने भाई की चिंता थी और उसको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसका भाई जरूर आएगा। वो फेसबुक पर अपने भाई से रिलेटेड हर जगह पोस्ट डाला करती थी, हेल्प मांग रही थी लोगों से। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि एक दिन खुद जेसिका ने ही सुसाइड कर लिया। ये बात आज तक पता नहीं चल पाई कि जेसिका ने खुद अपना सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर उसके परिवार ने किया है। ये केस यकीन मानिए बहुत ही उलझा हुआ है। इस केस के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो फेसबुक पर इनके बहुत सारे पेजेस हैं, जिनमें से एक मेन पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसका नाम फाइंड टाइलर है। आप उस पर जाकर जरूर देखिएगा। पहले ये पेज टाइलर की बहन जेसिका चलाया करती थी, लेकिन अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो ये पेज आज पता नहीं कौन हैंडल कर रहा है, पर आज भी इसके ऊपर पोस्ट आती रहती है। आप जरूर जाकर इस पेज को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इस केस में आखिर हो क्या रहा है। खैर, अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां मैं फैक्ट से रिलेटेड छोटी मोटी रील्स और आप सभी से बातें करता रहता हूं, सो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट संगीता सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।